देखो 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ई की वैल्यू 0.6 है, पी एफ की वैल्यू 0.3, पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 0.2 है, तो पी ई अपॉन एफ और पी एफ अपॉन ई के मान बताइए। पहले हम दिए गए मानों को लिख लेते हैं। पी ई की वैल्यू क्या है 0.6, पी एफ की वैल्यू क्या है 0.3 और पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू है 0.2। अब हमें पी ई अपॉन एफ और पी एफ अपॉन ई निकालना है। तो पी ई अपॉन एफ का फॉर्मूला हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ये फॉर्मूला पढ़ा है तुमने? किसका फॉर्मूला है ये? प्रतिबंधी प्रायिकता का। पी ई अपॉन एफ का मतलब है घटना ई के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना एफ घटित हो चुकी है। ई अपॉन एफ की इसकी वैल्यू क्या है 0.2 और एफ की प्रायिकता क्या है 0.3। पॉइंट से ये पॉइंट हटा दें तो ये कितना आ गया 2/3। अगला मान किसका चाहिए? पी एफ अपॉन ई। एफ अपॉन ई की भाषा क्या बनेगी? एफ अपॉन ई यानी एफ की प्रायिकता जबकि घटना ई घटित हो चुकी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई, एक ही बात है, अपॉन में पीई। इनका भी मान रख दें। पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 0.2 और पीई की वैल्यू 0.6। ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा देंगे तो इसका मान कितना आ गया 1/3। समझ में आ गए? दोनों फॉर्मूले पर आधारित सवाल थे, दोनों वैल्यू फॉर्मूले से निकल आई। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। कोई डाउट है इसमें? देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पी ए की वैल्यू है 0.8, पी बी की है 0.5 और पी बी अपॉन ए की वैल्यू 0.4। ये तीन वैल्यू हमको दी जा रही है और इन तीन वैल्यू के बेसिस पे हमको पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए अपॉन बी और पी ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये गिवन वैल्यूज को नोट कर लो। पी ए इक्वल टू 0.8, पी बी इक्वल टू 0.5 और पी बी अपॉन ए की वैल्यू है 0.4। तो अब पी बी अपॉन ए का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। पी बी अपॉन ए का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। जो वैल्यू हमको दी गई थी ना उसी का फॉर्मूला लगा लिया हमने। अब पी बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है 0.4 और पी ए इंटरसेक्शन भी निकालना है और पी ए की वैल्यू है 0.8। 0.8 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.4 इंटू 0.8। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.32। यहां से पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई 0.32। ये तो फर्स्ट आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड पे। सेकंड में हमें वैल्यू किसकी निकालनी है?
पी ए अपॉन बी। पी ए अपॉन बी का अर्थ है घटना ए की प्रायिकता जबकि घटना बी घटित हो चुकी है। इसका फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 0.32 और पी बी की वैल्यू क्या है 0.5। इसको सॉल्व करें, इधर पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा और ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर 10 आ जाएगा। 0 से ये 0, 2 से इसको काटो 5, तो ये कितना आ गया 16/25। और क्या पूछा? थर्ड नंबर पे किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं? पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा लें, क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू 0.8, 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी की 0.32, 0.8 प्लस 0.5 1.3 माइनस 0.32, माइनस किया तो ये 0.98। ये किसकी प्रायिकता आ गई? ए यूनियन बी की। यही 3 मान पूछे थे, यही तीनों वैल्यू तो निकालनी थी। समझ में आ गया? पहले पी बी अपॉन ए दिया हुआ था ना, तो इसके फॉर्मूले से हमें किसकी वैल्यू मिल गई पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी के बाद ये निकल गया। पी ए यूनियन बी का ये फॉर्मूला याद है सभी को, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी पी ए यूनियन बी निकालना है। तो पहले तो एक कंडीशन दी है 2 PA इक्वल टू पी ए पी बी में ये रिलेशन दिया हुआ है 2 PA इक्वल टू पी बी इक्वल टू 5/13 और पी ए अपॉन बी की वैल्यू है 2/5। अब देखें यहां पर, इससे पहले हम पी ए का मान निकालें। तो 2 PA इक्वल टू 5/13 है कि नहीं है? यहां से पी ए की वैल्यू क्या हो गई 5/26 और पी बी की वैल्यू 5/13। ठीक है, पी ए आ गया, पी बी आ गया, पी ए अपॉन बी की वैल्यू 2/5। तो पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला लगा ले, क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए अपॉन बी की वैल्यू यहां से क्या रख सकते हैं, और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है ये निकालना है। और अपॉन में पी बी की वैल्यू 5/13। ये पलट जाएगा तो 13/5 इंटू पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दे। 2/5 इंटू 5/13 इक्वल टू में पी ए इंटरसेक्शन बी, 5 से 5 कट गया, तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ गया 2/13। अब किसका फॉर्मूला लगा ले, अब जिसका मान निकालना है उसका फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन के जैसे ही हो गया ना। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या हुआ पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए की वैल्यू 5/26
पी बी की वैल्यू 5/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2/13। इसका एलसीएम 26, ये आ गया 5। 13 से डिवाइड करें 2, 2 इंटू 5 10, 4, 11/20। ये आ गया 4 का आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी पी ए का मान, पी बी का मान और पी ए यूनियन बी के मान दिए हैं और इनके आधार पर हमको ये मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, कर लेंगे, आसानी है। देखो सबसे पहले पी ए की वैल्यू क्या है, 6/11। पी बी की वैल्यू है 5/11 और पी ए यूनियन बी की वैल्यू है 7/11। अब हमें फर्स्ट में निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा वो देख लें। इसके लिए हम ये पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले को कब प्रयोग करोगे तुम, जब यूनियन से इंटरसेक्शन निकालना हो या इंटरसेक्शन से यूनियन निकालना हो। तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है, 7/11। पी ए की 6/11 और पी बी की 5/11। और ये पी ए इंटरसेक्शन भी निकालना है। अब इस पी ए इंटरसेक्शन बी को ले लिया एल एच एस में, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो गया 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11। सॉल्व करके क्या आएगा ये, 6 प्लस 5 11, 11 माइनस 7 4/11। ये किसकी वैल्यू आ गई, पी ए इंटरसेक्शन। अब हमें सेकंड में पी ए अपॉन बी की वैल्यू चाहिए। तो पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबंधी प्रायिकता का पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, 4/11 अपॉन पी बी की क्या है 5/11। 11 से 11 कट गया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4/। थर्ड नंबर पे किसकी वैल्यू चाहिए, पी बी अपॉन ए। तो पी बी अपॉन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 4/11 और पी ए की वैल्यू कितनी है 6/11। ये कट गया 11 से 11, ये भी 2 से कट गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 2/3। ठीक, आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 6, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और ई अपॉन एफ की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे घटना ई और एफ को बताया गया है, तो एक एक करके जरा तुम्हें चीजों को समझना होगा। सबसे पहले ये बताओ यादृच्छिक प्रयोग क्या है, यहाँ पर यादृच्छिक प्रयोग क्या है, सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो जब सिक्का 3 बार उछालोगे ना,
तो वो 3 प्रयोग नहीं है। जब 3 बार उछालने पर जो तीनों बार में हमें प्राप्त होगा तब एक घटना बनेगी, एक संभव परिणाम आएगा। ये नहीं है कि पहले उछाल का परिणाम ले लिया या दूसरे का या तीसरे का, तीनों का मिला के। क्यों? एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है, यानी 3 बार उछालने पर जो परिणाम आएंगे वो इकट्ठे लिखे जाने हैं, क्या क्या आ सकते हैं। तो यहीं से शुरुआत होगी क्वेश्चन नंबर 6 की। सबसे पहले लिख लें, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि S बराबर, प्रतिदर्श समष्टि को किससे निरूपित करते हैं? S से। और क्या होता है S? किसी यादृच्छिक प्रयोग के सभी संभव परिणामों का समुच्चय। किसी प्रयोग को करने पर जो भी संभव घटनाएं हों वो सारी घटनाएं लिखकर प्रतिदर्श समष्टि बन जाता है। तो अब यहां पर सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो जो परिणाम है वो या तो हेड के आधार पर लिख लो या टेल के आधार पर लिख लो, किसी एक के आधार पर लिख लो। तो मैं हेड के अनुसार बना रहा हूं, हेड हेड हेड, तीनों बार शीर्ष आ गया। अब 2 हेड और एक टेल, तो इसमें और भी बनेंगे अभी, एच टी एच। यहाँ पहले उछाल में हेड है, दूसरे में टेल है और तीसरे में हेड, और टेल हेड हेड। ठीक है, 2 हेड के केस आ गए। अब 1 हेड के बनाओ। 1 हेड के क्या होंगे? एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच। और एक बनाओ नो हेड का, जिसमें एक भी हेड नहीं आए, एक भी हेड नहीं आए यानी तीनों टेल आए। शीर्ष और पुच्छ, शीर्ष एच और पुच्छ टी, टेल। ठीक है, तो जब हम सिक्के को 3 बार उछालेंगे, देखो ये सारी अलग अलग घटना है कि नहीं है? इसमें 3 बार ऐड है, इसमें 2 बार ऐड है, इसमें 2 बार ऐड है लेकिन क्रम अलग है, इनमें अलग क्रम है, 3 इसके हो गए। ऐसे ही एक बार ऐड के 3 केस हो गए और इसमें एक भी ऐड नहीं है, इसमें हम कहेंगे 0 हेड, यानी तीनों टेल। तो इनकी गिनती की तो कितने परिणाम है टोटल? 8। सिक्के को 3 बार उछालते हैं, एक सिक्के में हेड और टेल 2 परिणाम बनते हैं। तो जब सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो टोटल कितने मल्टीप्लाई होके 8 आते हैं। ऐसे फॉर्मूला भी होता है ये इसका, 2 का मल्टीप्लाई उतनी बार कर दो जितनी बार सिक्के को उछाला जाए। अब आ जाओ, ये तो प्रतिदर्श समष्टि हो गई। अब इसके फर्स्ट पार्ट को करते हैं। घटना ई क्या है? ई वो घटना है जिसमें तीसरी उछाल पर चित्त आ रहा है। यहाँ तो चित्तपट कर रहे हैं, ये तो मैं यूं ही हेड और टेल कर रहा हूं इसमें। चित्त, चित्त यानी हेड। तो तीसरी उछाल पे हेड वाले चित्त वाले कौन कौन से हैं? पहला, देखो तीसरी उछाल अर्थात तीसरा, पहले दूसरे पे कुछ भी आए कोई मतलब नहीं है। पहले दूसरे पे क्या हो रहा है हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ किसको देखना है? तीसरे उछाल को। तो तीसरे उछाल में हेड वाली घटनाएं बताइए, हेड के अनुकूल परिणाम। ये पहला हो गया, एच एच एच, तीनों चित्त हैं। और ये आ गया एच टी एच, और ये भी आ गया टी एच एच, और एक ये भी आ गया टी टी एच।
और तो ये वो 4 परिणाम बनकर आए हैं जिनमें तीसरी उछाल पे क्या आ रहा है, चित्त। तो एन ई की वैल्यू क्या हो गई 4। कोई दिक्कत? अगला एफ बनाते हैं। एफ में क्या लिख रहे हैं ये, पहली दोनों उछालों पर चित्त प्रकट होता है। पहली दोनों उछालों पर चित्त प्रकट होता। बनाओ इसकी घटना जिसमें पहली दोनों उछालों पर चित्त आ रहा है। पहली दोनों उछालों पर चित्त, ये पहला हो गया एक, ये हो गया, ये दो ही है। इनमें पहली दोनों उछालों पर चित्त है, एच 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 और एच एच टी। ये कितने परिणाम हो गए, 2 परिणाम हो गए। अब इन दोनों परिणामों में वेनिस्ट भी लेंगे इंटरसेक्शन। तो ई इंटरसेक्शन एफ में बताओ कौन कौन सी घटनाएं आएंगी। ये ई में और एफ में कौन सी वेनिस्ट है इनमें, ये वाली कॉमन नहीं है। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या आ गई 1। आ गई ये मान, एन ई आ गया, एन एफ आ गया और एन ई इंटरसेक्शन एफ आ गया। अब हमें प्रायिकता किसकी चाहिए, ई अपॉन एफ की। तो ई अपॉन एफ की प्रायिकता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ को क्या लिख सकते हैं, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस। और पी एफ को क्या लिख सकते हैं, एन एफ अपॉन एन एस। किसी भी घटना की प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या और प्रतिदर्श समष्टि में कुल परिणामों की संख्या। पी ए बराबर एन ए अपॉन एन एस, पी बी बराबर एन बी अपॉन एन एस। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस और पी एफ बराबर एन एफ अपॉन एन एस। एन एस से ये एन एस कट गया। इसकी वैल्यू कितनी है, एन ई इंटरसेक्शन एफ की 1 और एन एफ की वैल्यू कितनी है 2। तो इसका आंसर क्या हो गया 1/2। आ गया समझ में ये फर्स्ट वाला। अब करते हैं इसका सेकंड। देखो सेकंड को करें। अब सेकंड वाले में घटना ई क्या है, न्यूनतम 2 चित्त। तो न्यूनतम 2 का मतलब है 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। न्यूनतम 2 में 2 चित्त भी आ सकते हैं और 2 से ज्यादा। तो उछाला कितनी बार है, 3 बार। तो 2 चित्त आएंगे या 3 आएंगे। तो 2 चित्त और 3 चित्त की घटनाएं बताओ परिणाम। 3 चित्त वाले तो और 2 चित्त वाले, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। इनकी गिनती करें तो एन ई वेल इक्वल टू 4। और दूसरी घटना एफ में क्या लिखा है, अधिकतम एक चित्त। अधिकतम एक चित्त का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक से ज्यादा नहीं, है ना। तो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे होगा एक से ज्यादा नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा एक, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी।
इसमें चकरा गए। अरे एक भी नहीं है तो हम यही तो कहेंगे अधिकतम एक है। एक से ज्यादा तो नहीं है ना, एक से कम तो हो सकते हैं। क्योंकि मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं कि जीरो का भी घटना मानी जाती है। यानी जीरो हेड या जीरो टेल भी एक घटना है। जैसे कि मैंने अभी जो 8 परिणाम बनाए थे वो हेड के सापेक्ष इस प्रकार बनाए थे, 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड और 0 हेड। अब तुम्हें कम से कम 2 लेने हैं तो इसमें से लेने हैं, ज्यादा से ज्यादा एक लेना है तो इसमें से। तो कम से कम 2 का मतलब है 2 से कम नहीं, तो यही दोनों तो आएंगे, 2 और 3। और न्यूनतम अधिकतम एक लिखा है, यानी ज्यादा से ज्यादा एक, एक से ज्यादा नहीं। तो एक से ज्यादा नहीं में तो ये जीरो संख्या एक से ज्यादा है क्या, और ये 1 एक से ज्यादा है क्या, और 2 या 3 आए तो एक से ज्यादा है। तो एक से कम वाली पूरी घटनाएं लेनी पड़ेंगी। ये नहीं है कि तुम 1 हेड ले लोगे। जीरो हेड का भी केस है, और ये केस कौन सा है, जीरो हेड का ही, जिसमें एक भी चित्त नहीं आया है, तीनों क्या आए हैं, पट्ट आए हैं, टेल आए हैं, है ना। तो तीनों टेल के केस हैं, इसमें एक भी ऐड नहीं है। एक बात ऐसे समझ लो, मैंने कहा कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा एक पेन है, तो मैं ये कह रहा हूँ ज्यादा नहीं, कम से कम एक पेन है। यहाँ पे क्या लिखा है इसमें, अधिकतम। तो मैं अगर यूं कहता हूँ मेरे पास ज्यादा से ज्यादा एक पेन है, तो मैं, अगर मेरे पास एक भी पेन नहीं है तो भी तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि मेरे पास एक भी पेन नहीं है, और मैं बोलूँ कि ज्यादा से ज्यादा एक है। एक से ज्यादा नहीं है, एक से कम तो हो सकते हैं। तो एक से कम में क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अब इसके कितनी संख्या है इसमें, कितने घटनाएं, कुल परिणाम इसमें आ गए 4, ये एनएफ हो गया। इसमें कॉमन देखो आप जरा, ई इंटरसेक्शन एफ की घटना बताओ, कितने हैं कॉमन, कोई कॉमन अवयव आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये रिक्त समुच्चय हो गया। इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो रिक्त समुच्चय हो गया। तो रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या एन ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गई, जीरो। एन ई इंटरसेक्शन एफ जीरो हो गया। तो अब इसका फॉर्मूला लगाओ, पी ई अपॉन एफ का। तो पी ई अपॉन एफ का फॉर्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। और इसको कैसे लिख सकते हैं फिर, और क्या लिख सकते हैं, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। अरे एन एस से एन एस तो कट ही जाता है ना। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या है, जीरो, और एन एफ की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये सॉल्व होके क्या आ गई इसकी वैल्यू, आ गया समझ में। हाँ, अब ये वाला कर लोगे, थर्ड वाला। थर्ड की घटनाएं बना के दिखा देता हूं तुमको, सीधे सीधे घटना बना के दिखा रहा हूं। ई घटना ई में क्या क्या आएगा, अधिकतम 2 पट का मतलब क्या है, 2 से ज्यादा टेल नहीं। तो 2 से ज्यादा टेल कौन से होते हैं, जब तीनों टेल आ जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो तीनों टेल का केस छोड़ देंगे, और तीनों टेल का केस छोड़ देंगे तो 2 टेल, 1 टेल और 0 टेल, तीनों टेल वाला छोड़ दो। तो ये तुम्हारे सामने टोटल लिखे हैं कि नहीं, ऊपर 8, उनमें से तीनों टेल का केस छोड़ के बनाओ, क्या क्या बनेंगे, ऐसे बनेंगे देखो, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, ये 2 टेल के हो गए। अब 1 टेल का बनाओ, टी एच एच, एच टी एच, एच एच टी, और 0 टेल का बनाओ, गिनती करके और वो सब कर लोगे। अब मैं अगली घटना एफ और बना रहा हूं यहाँ पे तुम्हारे लिए। एफ में क्या लिखा है,
न्यूनतम 2 पट, यानी कम से कम 2 पट आने चाहिए, टेल आने चाहिए, 2 से कम नहीं आने चाहिए। तो 2 से कम वाले छोड़ दो, 2 और 2 से ज्यादा वाले ले लो। तो 2 या 2 से ज्यादा कितने हैं? 2 से ज्यादा, 3 ही बार तो उछाला है, तो 2 या 3। तो 2 या 3 के केस बनाओ, 2 टेल के बनाओ। पहले टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, और 3 टेल के बनाओ। अब ये बताओ, इसमें न्यूनतम 2 पट है कि नहीं है? इन सभी में 2 से कम तो नहीं है, और इसमें 2 से ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा। एन ई 7 हो जाएगा, एन एफ 4 हो जाएगा। दोनों का कॉमन ले लोगे, वो क्या हो जाएगा? किसकी वैल्यू हो जाएगी वो? ई इंटरसेक्शन एफ। और फिर यही फॉर्मूला लगाना है। इसको कर लोगे थर्ड वाले को, कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे, अच्छी बात। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें ई अपॉन एफ हमें निकालना है, और 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया, ये यादृच्छिक प्रयोग है। 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, ये यादृच्छिक प्रयोग है। और इसके आधार पर ये इसके 2 पार्ट हैं, जिसमें घटना ई और एफ को बताया गया है। हमें घटना ई की प्रायिकता निकालनी है, जबकि घटना एफ घटित हो चुकी है। ई अपॉन एफ का क्या अर्थ होता है? ई अपॉन एफ का क्या मतलब है? घटना ई की प्रायिकता जबकि एफ पूर्व में घटित हो चुकी है, ऐसे ही बताया ना तुमको। ठीक है, तो पहले हम क्या करने वाले हैं इस सवाल में? यादृच्छिक प्रयोग के अनुकूल प्रतिदर्श समष्टि बनाएंगे। तो हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि एस में कौन कौन सी घटनाएं आ जाएंगी? जब 2 सिक्के एक साथ उछालेंगे तो हेड टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। कितनी घटनाएं ये? 4। क्या इनके अलावा कोई और घटना हो सकती है? कोई और परिणाम संभव है? अगर 2 सिक्कों को एक साथ उछाले तो ये 4 परिणाम होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट पर। घटना ई क्या है? ई है एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। पट यानी टेल। तो एक सिक्के पर टेल वाली घटनाएं बताओ मुझे कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी घटनाएं जिनमें एक सिक्के पर टेल आ रहा है? एच टी, टी एच, टी टी तो नहीं आएगा। तो एन ई की वैल्यू क्या हो गई? 2। अब घटना एफ की बात करते हैं। घटना एफ में क्या कहा जा रहा है? एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। तो एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, इसके अनुकूल परिणाम बताइए मुझे। यही दोनों होंगे, एच टी, टी एच। एन एफ की वैल्यू 2। अब ई और एफ में इंटरसेक्शन करवाएंगे, तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा? एच टी, टी एच। इन दोनों के उभयनिष्ठ परिणाम यही हैं दोनों।
तो ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या आ गई 2। अब हम पी ई अपॉन एफ का फॉर्मूला लगा लेते हैं। पी ई अपॉन एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। और इसको क्या लिख सकते हैं, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है 2 और एन एफ की वैल्यू भी कितनी है 2। तो 2/2 से ये कट के इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। क्या ये समझ में आया? फर्स्ट पार्ट सबको आ गया समझ में? सेकंड वाले पार्ट को कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? घटना बना लेते हैं ना सेकंड की, फिर तो कर पाओगे। चलो घटना ई बना देते हैं। ई घटना क्या है, कोई पट प्रकट नहीं होता है, बताओ इसमें क्या आएगा, हेड हेड। तो एन ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन ई में 1 आ गया ना, और एफ में कोई चित्त प्रकट नहीं होता है, यानी कि पट नहीं आएगा, यानी दोनों में टी नहीं आना चाहिए, और चित्त नहीं आएगा यानी एच नहीं आना चाहिए, एच नहीं आना चाहिए यानी टी टी। तो एन एफ की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इसमें ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, इनमें कॉमन कुछ कॉमन नहीं है, तो ये रिक्त समुच्चय आएगा। और इसमें अवयवों की संख्या एन ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगी 0। ये फॉर्मूला लगा के वैल्यू रख दोगे 0 आ जाएगी। आ गया समझ में सभी को? ये दोनों चीजें समझ में आई, एच एच टी टी। और ये कैसे आया, ओवैनिस्ट या कॉमन कोई भी अवयव नहीं है, तो रिक्त समुच्चय। तो इसमें एन ई इंटरसेक्शन एफ 0 लगा दोगे फॉर्मूला, ठीक है। 8 को पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। घटना ई अपॉन एफ का मान ज्ञात करना है, यानी ई अपॉन एफ की प्रायिकता निकालनी है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में जो यादृच्छिक प्रयोग है वो क्या है, एक पासे को 3 बार उछाला गया तो तीसरे उछाल पे संख्या 4 प्रकट होती है, ये घटना ई है। और पहले 2 उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट होता है, ये घटना एफ है। तो हमें प्रायिकता निकालनी है ई अपॉन एफ की, ठीक है। चलिए इसको शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले यादृच्छिक प्रयोग क्या है, क्या है यादृच्छिक प्रयोग, एक पासे को तीन बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या। देखो प्रतिदर्श समष्टि बनाएंगे क्या, ये बताओ अच्छा मुझे, क्या यहाँ प्रतिदर्श समष्टि हम बनाएंगे? कितने आएंगे अवयव, इसमें कितने परिणाम आएंगे पहले ये बताओ। पासे को 3 बार उछाला तो कुल परिणामों की संख्या एन एस की वैल्यू क्या होगी 6 इंटू 6 कितनी आ गई 216। अब ये बताओ 216 परिणामों की प्रतिदर्श समष्टि बनाना चाहोगे क्या, है? नहीं बनाएंगे, बहुत ज्यादा है। कब बनाते हैं प्रतिदर्श समष्टि, कम हो, संख्या 10 20 30 तक हो तो हम बना देते हैं, बहुत ज्यादा है तो संख्या लिख दो, ठीक है। अब घटना ई की बात करें, क्या है ई घटना, ई घटना है तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होता है। तो संख्या 4 की घटना बनानी है अब हमको, क्या तुम बता सकते हो संख्या 4 यानी की घटना कैसे बनेगी?
हम्म, अरे पहले दो पांसे पे तो कुछ भी आ सकता है, तीसरे वाले पांसे पे क्या आएगा? 4। तो अब हम इसको ऐसे ले लेंगे, देखो 1 1 4, फिर 1 2 4, फिर 1 3 4, 1 4 4, 1 5 4 और 1 6 4। सही है। अब 2 1 4, 2 2 4, 2 3 4, 2 4 4, 2 5 4 और 2 6 4। ऐसे ही फिर 3 1 4, 3 2 4, 3 3 4, 3 4 4, 3 5 4। बीच वाली संख्या बदल रहे हैं ना, 3 6 4। पहले 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, अब 4 के साथ। 4 1 4, 4 2 4, 4 3 4, 4 4 4, 4 5 4, 4 6 4। अब 5 1 4, 5 2 4, 5 3 4, 5 4 4, 5 5 4, 5 6 4। बस बीच की संख्या पे ध्यान रखो। ऐसे ही 6 1 4, 6 2 4, 6 3 4, 6 4 4, 6 5 4, 6 6। कितने परिणाम हो गए? एन ई की वैल्यू कितनी आ गई? 36। अब घटना एफ को देखो, एफ में क्या लिखा है? एफ में क्या लिखा है? पहले दो उछालों पर 6 तथा 5 प्रकट होता है। ये एफ है। पहली दो उछालों पर 6 तथा 5 क्रम से, क्रमशः लिखा 6 तथा 5 प्रकट होता है। तो इसमें कौन से परिणाम आ जाएंगे? पहले दो उछालों पर 6 और 5 के परिणाम, 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5 और 6 5 6। कौन सी संख्या को बदला है मैंने? तीसरी वाली को। क्यों बदला तीसरी को? क्योंकि पहली पे 6 फिक्स है, दूसरी पे 5 फिक्स है, तीसरी पे कुछ भी आ सकता है। तो ये कितने परिणाम हो गए? 6 हो गए। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? इन दोनों में कॉमन नहीं देखेंगे क्या? तो ई इंटरसेक्शन एफ की घटना बताओ कौन कौन सी कॉमन है। कौन कौन सी कॉमन है इसमें? ये वाली कॉमन मिलेगी, क्योंकि इसमें तीसरे नंबर पे 4 आ रहा है, तो यही कॉमन मिलेगा। यहाँ से एन ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब पी ई अपॉन एफ का फॉर्मूला लगा लें। क्या फॉर्मूला होता है? ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी। अब इसको क्या लिखेंगे? एन
ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है? 1 और एन एफ की वैल्यू कितनी है? क्या आ गया इसका आंसर? 1/6। ठीक है, समझ में आ गया? नंबर 9 है, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छिक खड़े हुए हैं और घटना ई है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है और घटना एफ है पिता मध्य में खड़े हैं। तो हमें घटना ई की प्रायिकता ज्ञात करनी है जबकि घटना एफ घटित हो चुकी है। तो देखो इस क्वेश्चन में पहले यादृच्छिक प्रयोग क्या हो रहा है ये बताइए। क्या प्रयोग हो रहा है यहाँ पे कि पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र के खड़े होने के प्रकार पहले बनाएंगे। तो पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र के खड़े होने के प्रकार, ये कुल प्रकार हमको यहाँ बनाना है। इसको हम एस से प्रदर्शित करेंगे। तो बताओ, माता के लिए मदर का एम ले लेंगे, फादर का एफ ले लेंगे और पुत्र का सन का एस ले लेंगे। ठीक है, अब क्रम बना लेंगे। सबसे पहले मदर फादर सन, हो गया एक क्रम। अब मदर को वहीं रहने दिया, सन फादर। मदर को पहले रख के बन गए, अब फादर को पहले रख लो। तो फादर मदर सन, और इसका फादर को वहीं रहने दो और सन मदर। अब किसको पहले ले लें? सन को पहले ले लें। तो सन फादर मदर, सन मदर और फादर। कितने परिणाम हो गई है? 6। कुल परिणाम 6 हो गए। यानी कि पारिवारिक चित्र में इनके खड़े होने के प्रकार कितने हैं? 6। अब घटना ई क्या है? ई घटना है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। तो पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, इसके अनुकूल परिणाम जरा इसमें देखो। जिनमें सन एक सिरे पे हो, इसमें है, इसमें, इसमें और इसमें, 4 में है। इनको लिख लेते, मदर फादर सन, फादर मदर सन, सन मदर फादर और सन फादर मदर। ये वो परिणाम है जिनमें पुत्र एक सिरे पर खड़ा हुआ। तो एन ई की वैल्यू कितनी होगी? अब हाँ, एफ घटना है, पिता मध्य में खड़े हैं। तो पिता मध्य में खड़े हैं, इसके अनुकूल परिणाम बनाइए। मदर फादर सन और सन फादर मदर। ये हो गए परिणाम कितने? 2। अब इन दोनों में कॉमन देख लो, ई इंटरसेक्शन एफ। कौन सी घटना ओवेनिस्ट है? मदर फादर सन और सन फादर मदर, ये दोनों ओवेनिस्ट है।
तो एन ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 2। अब पी ई अपॉन एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ को क्या लिख लें फिर एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। वो एन एस से एन एस तो कट जाता है ना, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है 2 और एन एफ की वैल्यू कितनी है 2। इसकी प्रायिकता कितनी आ गई 1। आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 9 में कोई डाउट है किसी को नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है और पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। एक काला पासा है और एक लाल। तो पहले तो प्रतिदर्श समष्टि में कुल परिणामों की संख्या क्या होगी। एक काले और एक लाल पासे को उछालने पर कुल परिणामों की संख्या क्या होगी। परिणामों की संख्या एन एस इक्वल टू 6 इंटू 6 36। ठीक है। अब आते हैं पहली घटना ई। इसका पार्ट ए में एक घटना ई ले लेंगे और एक घटना एफ। और प्रायिकता भी कैसे निकालनी है सप्रतिबंध। सप्रतिबंध का मतलब है प्रतिबंधी प्रायिकता। प्रतिबंधी प्रायिकता कब निकाली जाती है जब कोई दो घटनाएं इस प्रकार हो गई हो कि उनमें से एक घटना पहले ही पूरी हो चुकी है और किसी दूसरी घटना की प्रायिकता को ही सप्रतिबंध प्रायिकता या प्रतिबंधी प्रायिकता कहते हैं। इस लाइन को पढ़ें ध्यान से। जब पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 है, इसकी प्रायिकता निकालनी है और ये ज्ञात है कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। तो ई जो घटना है ना, पहली घटना ई ले लेंगे। ई घटना क्या है 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 है। 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 है। तो 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग अगर 9 है तो इसके परिणाम क्या क्या होंगे। 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 के परिणाम बताओ। दो 500 के अंकों का योग 9 आने के परिणाम कैसे कितने होंगे बताओ। क्या होंगे सबसे पहले 3,6 और 6,3 4 5 और 5 4 हो गए योग 9 आने के परिणाम। और कोई तो नहीं है इनमें परिणाम। तो एन ई की वैल्यू कितनी हो गई 4। ठीक है। अब आ जाओ है? अरे वाह 7 और 2 शाबाश है। तुम्हारा बड़ा स्पेशल पासा है उस पर 7 आ रहा है?
जाने कौन सा पासा कहाँ से बनाया लिया है। 7 आ रहा है। हाँ ये कह रहा है मामा शकुनी का पासा है। ठीक है। अगला क्या है, आगे क्या है, प्रायिकता क्या निकालनी है, इसको घटना एफ ले लो, जिसकी प्रायिकता निकालनी है आगे। यह ज्ञात है कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, ये दूसरी घटना है, इसको एफ ले लिया। काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, तो काले पासे पर 5 प्रकट होने की घटना बनाओ। काला पासा पहला वाला है ना, तो पहले काले पासे का मतलब है पहले पासे पे 5, तो पहले पे 5 आने की घटना कौन सी होंगी, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। इन सभी परिस्थितियों में तुम देख सकते हो कि जो पहला काला पासा है उसके अंक क्या है, उस पर 5, दूसरे पे कुछ भी आ सकता है 1 से लेकर 6 तक। तो ये परिणाम कितने हो गए, 6। अब इनमें उभयनिष्ठ परिणाम है क्या कोई, ई इंटरसेक्शन एफ, उभयनिष्ठ परिणाम 5 4। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या होगी, 1। ये एन ई इंटरसेक्शन एफ हो गया। अब हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है यहाँ पे, बताओ। ई की निकालनी है, एफ घटित हो चुकी है, या एफ की निकालनी है, ई घटित हो चुकी है, देख के बताओ यहाँ पढ़ के। ई अपॉन एफ निकालना है कि एफ अपॉन ई निकालना है, 9 होने की प्रायिकता निकालनी है, यानी कि योग 9 होने की प्रायिकता ई की निकालनी है, और ये ज्ञात है, तो जो ज्ञात है वो हो चुकी है, यानी हमें निकालना है ई अपॉन एफ। तो पी ई अपॉन एफ का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पी ई अपॉन एफ का फॉर्मूला हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ई अपॉन एफ का अर्थ है कि पांचे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 आने की प्रायिकता, जबकि काले पांचे पर 5 प्रकट हुआ है। और इसको क्या लिख लें, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। इसकी वैल्यू रख दें कितनी है, एन ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है, 1, और एन एफ की वैल्यू कितनी है, 6। ये इसका आंसर हो गया ये वाले का। ठीक है। अब बी वाले को कैसे करेंगे, बी, बी में क्या है, प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता, जबकि यह ज्ञात है कि लाल पांसे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, तो ये भी इसी प्रकार होगा। बस मैं तुम्हें एक बार घटनाएं बता देता हूं यहाँ पे। घटना ई जो तुम बनाओगे उसमें प्राप्त संख्याओं का योग 8 आना चाहिए, तो 8 के लिए 2 6 6 2 3 5 4 4 3 5 और 5 3 हो गई है, घटना ई हो गई। और घटना एफ और बना देता हूं मैं, बाकी फिर तुम इनका इंटरसेक्शन एन ई एन एफ और ये फॉर्मूला, ये सभी चीजें तुम कर सकते हो फिर उसके बाद। तो घटना एफ के बारे में जरा देखें। लाल पासा यानी दूसरा वाला पासा जो है उस पर संख्या 4 से कम आनी चाहिए, तो दूसरे पासे की संख्या 4 से कम कौन कौन से अंक हो सकते हैं, दूसरे पासे पे 4 से कम आने का मतलब है दूसरे पासे पे 1 आ सकता है,
2 आ सकता है और 3, और पहले पे कुछ भी है। प्रतिबंध किस पे लगा है? घटना किसके हिसाब से बताई जा रही है? लाल पासा यानी दूसरा वाला पासा। पहले के हिसाब से तो कुछ रहेगा, तो कैसे आएगा फिर? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। अच्छा 4। हाँ तो लाल पासा दूसरा है, मैंने पहले पासे के हिसाब से बना दिया, उल्टा लेना है। दूसरे वाले पे 1 आना है, पहले पे कुछ भी आए। तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 और 6 1। फिर 1 2 2 2 3 2 दूसरे पासे पे, 4 2 5 2 और 6 2, और 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3। और इन 18 परिणामों में तुम देख रहे हो कि दूसरे पासे पे जो संख्या आई है, जो अंक आया है, वो 4 से कम है कि नहीं है? है। और पहले पासे पे कुछ भी आ रहा है, 1 से लेके 6 तक। अब हो सकता है कि ये तुमसे आगे आगे सॉल्व हो जाएगा। ई इंटरसेक्शन एफ क्या है इसमें? कौन कौन से ओवेनिस्ट? 6 2 और 5 3। लो कॉमन भी बता दिया, ठीक है। एन ई की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 5। एन एफ की कितनी हो जाएगी? 18। और एन ई इंटरसेक्शन एफ की 2। और ये फॉर्मूला लगा के वैल्यू रख के सॉल्व कर दो। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रश्नावली 13.1। एक न्याय पासे को उछाला गया है और इससे संबंधित ये 3 घटनाएं हमको दी जा रही हैं, ई एफ और जी। और इन घटनाओं से संबंधित ये मान हमको यहाँ निकाल कर दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पहले दिए गए मानों को हम लिख लेंगे। घटना ई के अवयव है 1 3 5। तो एन ई की वैल्यू हो गई 3। घटना एफ के अवयव है 2 और 3। इसमें अवयव हो गए 2। घटना जी के अवयव है 2 3 4 5। तो इसमें अवयव कितने हो गए? 4। ठीक है, ये इन घटनाओं में अवयवों की संख्या आ गई। अब हम आ जाते हैं, हमें सबसे पहले मान किसका चाहिए? पी ई अपॉन एफ और एफ अपॉन ई। इसमें फॉर्मूला जब हम लोग लगाएंगे तो ई इंटरसेक्शन एफ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो हम इसमें ई इंटरसेक्शन एफ निकालें। ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में कॉमन अवयव कौन कौन है? 3 कॉमन है। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब पहला मान फॉर्मूला क्या होगा पी ई अपॉन एफ का? याद है कि भूल गए? क्या फॉर्मूला है? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इसको क्या लिख सकते हैं? एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। मान रख देंगे 1 अपॉन एन एफ की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, ये ई इंटरसेक्शन एफ आ गया, ई अपॉन एफ आ गया। ऐसे ही एफ अपॉन ई निकाल लोगे। तो इसी प्रकार जैसे मैंने ये ई अपॉन एफ निकाला है,
ऐसे यहाँ पे पी एफ अपॉन ई। इसका भी वही फॉर्मूला होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई। और इसको क्या लिख लेंगे, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ई। एन ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना है 1, और एन ई का मान कितना है, एन ई का मान कितना है 3। ये इसके फर्स्ट पार्ट के आंसर हो गए। अब आ जाओ सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाला कर लेंगे या मैं कराऊं? ई इंटरसेक्शन जी निकालोगे और फिर उससे ही आ जाएंगे। तो अब मैं थर्ड करा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड तुम खुद करना, थर्ड वाला करते हैं। अब थर्ड वाले में ई यूनियन एफ आएगा और फिर नीचे वाले का उससे क्या होगा, इंटरसेक्शन। तो मैं ई यूनियन एफ निकालूंगा पहले। यूनियन निकालना आता है तुमको? दो समुच्चयों का यूनियन कैसे लेते हैं? समुच्चय ई के अवयव आएंगे और एफ के आएंगे, और जो कॉमन होगा वो एक बार आएगा। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा फिर, 1 2 3 और 5 आ गया ई यूनियन एफ। अब ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन किससे करवाएं? किससे इंटरसेक्शन करवाएं इसका, जी से। तो इसका जी से इंटरसेक्शन करेंगे तो अवयव क्या आ जाएगा, 3। और इसमें अगर हम अवयवों की संख्या गिने, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी में अवयवों की संख्या कितनी है, 1। आ गया समझ में? ई यूनियन एफ का मान दिख रहा है इसमें, और इसमें कॉमन क्या क्या है, 2 और 3। 2 भी आएगा यहाँ पे, 2 और 3 है, 2 3 5। तो ये कितने अवयव हो गए, 3। अब इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो, पी ई यूनियन एफ अपॉन जी। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी। इसी को क्या लिख लें, एन ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी एन जी। कितना है इसका मान, 3, और एन जी का मान कितना है, 4। आ गया ये इसका आंसर। अब इसी का एक और पार्ट करते हैं। इसमें क्या आ रहा है, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई और एफ में इंटरसेक्शन करवाओ जरा कॉमन, 3। और ई इंटरसेक्शन एफ के अपॉन में क्या है, तो उसके साथ क्या होगा इसका, अपॉन वाले के साथ इंटरसेक्शन नहीं होगा, इंटरसेक्शन जी करवाओ। तो ई इंटरसेक्शन एफ के साथ इंटरसेक्शन जी करेंगे तो क्या आएगा, ये ई इंटरसेक्शन एफ है और इसका जी से इंटरसेक्शन ले लो तो 3 आ गया। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी आ गई, एन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब हमें इसकी प्रायिकता जो निकालनी है उसका फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन में इसी को क्या लिख सकते हैं, एन
ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन एन जी। इसकी वैल्यू कितनी है 1 और एन जी की वैल्यू कितनी है, एन जी की वैल्यू क्या 4। ठीक है, सेकंड वाला मैंने छोड़ दिया है, वो तुम कर लोगे। ठीक, कर लो। नंबर 12 को, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभावी है। यदि किसी परिवार में दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है? यदि यह दिया गया है, पहली घटना सबसे छोटा बच्चा लड़की है और दूसरी घटना न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। पहले सवाल समझो, एक बात बताओ, इसमें प्रायिकता किसकी निकालनी है? दोनों बच्चों के लड़की होने की। तो दोनों बच्चों के लड़की होने की जो प्रायिकता निकालनी है, उसके साथ में एक घटना पहले क्या जोड़ी गई है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है। फिर दूसरी घटना इसके साथ क्या जोड़ी गई है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। यानी इन दोनों घटनाओं के साथ हमको इस बात की प्रायिकता निकालनी है कि दोनों बच्चे लड़की हैं। समझ रहे हो? दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता, जबकि सबसे छोटा बच्चा लड़की है। दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता, जबकि न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। तो ये दो घटनाएं हो रही हैं जिनमें से एक पहले घटित हो चुकी है और दूसरी की प्रायिकता निकालनी है। तो वो किससे निकलेगी? प्रतिबंधी प्रायिकता, या क्या कह सकते हैं उसको, सप्रतिबंध प्रायिकता। ठीक है, तो अब हम आते हैं पहले उन परिणामों पर जो दो बच्चों के होने के लिए संभव है। जैसे परिवार में कितने बच्चे हैं? दो बच्चे। तो परिवार में दो बच्चों के लिए कुल संभव परिणाम क्या होंगे? किसी परिवार में दो बच्चों के लिए संभव परिणाम, दो बच्चों के लिए संभव परिणाम। तो ये परिणाम एस समुच्चय से निरूपित किए जाएंगे, जिसको प्रतिदर्श समष्टि भी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या घटनाएं आ जाएंगी? घटना ये आ जाएगी कि दोनों बच्चे लड़के हैं, या एक बच्चा लड़का है और एक बच्चा लड़की है। यहाँ पे बड़ा बच्चा लड़का है, छोटा बच्चा लड़की है। या हाँ, बड़ा बच्चा लड़की है और छोटा बच्चा लड़का है। या फिर दोनों बच्चे लड़की। ये चार परिणाम हो सकते हैं या नहीं? तो इन चार परिणामों के हिसाब से एनएस की वैल्यू क्या हो गई 4। ठीक है, तो एनएस 4 आ गया, सबको आ गया समझ में? अब इसमें पहली घटना क्या है? सबसे छोटा बच्चा लड़की है, ये घटना घटित हो चुकी है। और प्रायिकता किसकी निकालनी है? दोनों बच्चों के लड़की होने की। तो अब ये घटना हम क्या मान लेंगे? एक घटना क्या मान लें, ए, ई या ए, ई एफ मान लो या ए भी, क्या दिक्कत है? तो ए घटना क्या हो गई? दोनों बच्चे लड़की हैं। प्रायिकता भी तो इसी की निकालनी है। तो पहले इसकी घटना बनाओ, दोनों बच्चे लड़की हैं, इसकी घटना क्या हो गई? जी जी। तो एन ए की वैल्यू क्या आ गई 1। अब पहले पार्ट पे आ जाओ। पहले पार्ट में क्या लिखा है? सबसे छोटा बच्चा लड़की है, तो ये घटना बी हो गई। सबसे छोटा बच्चा लड़की।
तो सबसे छोटा बच्चा लड़की है, इसमें कौन कौन सी घटनाएं आ जाएंगी? सबसे छोटा बच्चा लड़की है, बताओ इनमें से कौन सी घटना है जिसमें छोटा बच्चा लड़की है? बीजी और जीजी। अरे बीजी में जो दूसरे नंबर का बच्चा है वो छोटा है, तो ये लड़की है। और जीजी में भी दूसरे नंबर का छोटा बच्चा लड़की है, तो ये कितने परिणाम हो गए? 2। अब इन दोनों में ओवेनिस्ट नहीं लेंगे क्या? ए और बी में इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है इन दोनों में? तो एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी? 1। अब हमें, जैसा कि मैंने अभी बताया, हमें घटना ए की प्रायिकता निकालनी है जबकि घटना बी घटित हो चुकी है, क्योंकि सवाल में यही तो पूछा था कि दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता जबकि सबसे छोटा बच्चा लड़की है। तो अब इसमें पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला लगा लो। तो पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होगा? चाहो तो ये भाषा बना सकते हो, दोनों क्वेश्चन से भाषा बनाने। दोनों बच्चे लड़की होने की प्रायिकता जबकि लड़की होने की प्रायिकता जबकि सबसे छोटा बच्चा लड़की। तो निरूपित किससे करेंगे इसको? पी ए अपॉन बी से। घटना ए की प्रायिकता जबकि बी घटित हो चुकी है। फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? पी ए अपॉन बी, ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन। तो एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है? 1। एन बी की वैल्यू कितनी है? एन बी कितना है? 2। तो ये इसका पहला आंसर आ गया समझ में? अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? न्यूनतम एक बच्चा लड़की होने की घटना, इसको हम क्या मान लेंगे? सी मान लें। न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, तो घटना सी में कौन कौन से परिणाम आ जाएंगे? न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, इसमें देख लो, केवल ये परिणाम छोड़ दिया जाएगा। बी जी जी बी इसमें भी आएगा। अरे न्यूनतम एक का मतलब है कम से कम एक बच्चा लड़की होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है। और न्यूनतम नहीं लगा होता तो ये वाला नहीं आता। तो एक बच्चा लड़की में बी जी और जी बी कितने हैं? ये 3। अब इस घटना के साथ ये हो चुकी है, प्रायिकता किसकी चाहिए? बी की या ए की? ए वेनिस्ट है ना दोनों के साथ, प्रायिकता तो एक ही निकालना है। पहली शर्त में घटना बी दी थी, दूसरी शर्त में सी, तो इंटरसेक्शन ए से ही तो कराएंगे। क्या होगा ए इंटरसेक्शन सी? जी जी। तो एन इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 1। अब पूरी भाषा लिख दोगे? भाषा लिख दोगे क्या? कैसे लिखोगे? दोनों बच्चे लड़की होने की प्रायिकता जबकि न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, यानी हमें घटना ए की प्रायिकता निकालनी है, सी घटित हो चुकी है। फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन सी अपॉन पी सी। इसी को हम लिख लेंगे एन
ए इंटरसेक्शन सी अपॉन एन सी, और इनकी वैल्यू क्या क्या है, एन ए इंटरसेक्शन सी की 1 और एन सी की वैल्यू कितनी है 3। ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर। आ गया समझ में सभी को? दोनों पार्ट समझ में आ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है पहले ही, इसको अच्छी तरह से लगा लें। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको पढ़ें। एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान और 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न हैं। 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छिक चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या होगी? सबसे पहले हम इसमें जो दिए गए डिटेल्स हैं वो लिख लेंगे, कौन से मान कितने हैं। तो ये सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न कितने हैं? सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न यहाँ पर दिए जा रहे हैं कितने? 300। इनकी संख्या है 300। और सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न ये है 200। 200। इसके बाद बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न है 500 और बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्न 400। ये इस क्वेश्चन में दिए गए मान हमने लिख लिए। अब ध्यान से समझना, अब यहां पर हम प्रायिकता जो निकालना चाहते हैं ना, उससे घटनाएं समझेंगे। प्रायिकता ये कह रहे हैं कि अगर एक आसान प्रश्न है तो उसके बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता, मतलब आसान प्रश्न सत्य असत्य प्रकार का भी हो सकता है और बहुविकल्पीय प्रकार का भी। तो वो ये कह रहे हैं कि जो आसान प्रश्न चुना गया है वो बहुविकल्पीय प्रकार का होगा, इसकी प्रायिकता क्या है। तो अब मैं यहाँ पर दो घटनाएं बांट देता हूं। एक घटना ए ले लेता हूं। घटना ए में क्या हो जाएगा? चुना गया प्रश्न कैसा है? आसान है। ठीक है, चुना गया प्रश्न आसान है, सरल है। तो इस घटना में अवयवों की संख्या कितनी होगी बता सकते हो? चुना गया प्रश्न अगर आसान है तो ये घटना कितने प्रकार से होगी? आसान प्रश्न इन 300 और इन 500 में से नहीं चुना जा सकता क्या? तो ये आसान प्रश्न के चुने जाने के प्रकार 800 नहीं हो जाएंगे क्या? कोई दिक्कत है? सही है ना? अब आते हैं घटना बी पे। घटना बी क्या है? आसान प्रश्न के बाद दूसरी घटना क्या हो रही है? वो बहुविकल्प। तो बी में हम लिख लेंगे कि चुना गया प्रश्न बहुविकल्पी है। तो चुना गया प्रश्न अगर बहुविकल्पीय है तो बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए कितने प्रकार हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न के चुने जाने के कितने ऑप्शन है?
उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? बहुविकल्पी है, आसान भी है और कठिन भी है। तो 500 प्लस 400, 500 प्लस 400, ये आ गए 900। इतनी बात समझ गए कि नहीं? बहुविकल्पीय प्रश्नों से अगर हमें चुनना है तो हमारे सामने कितने अवयव हैं, कितने बहुविकल्पीय प्रश्न हैं? 900। इन 900 में से कोई भी एक चुनोगे तो बहुविकल्पीय मिलेगा कि नहीं? तो ये आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी बताओ। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? चुना गया प्रश्न आसान भी है और बहुविकल्पीय भी। तो आसान भी बहुविकल्पीय भी, इसमें कितने आ जाएंगे? एन ए इंटरसेक्शन बी, आसान भी हो बहुविकल्पी हो, ये कितने हो गए? 500। ठीक है, आगे समझ में? हाँ, चुना गया प्रश्न आसान भी है और बहुविकल्पीय भी है। तो आसान और बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न कितने हो गए? 5। यानी इंटरसेक्शन भी हो गया। अब प्रायिकता किसकी चाहिए? एक आसान प्रश्न की, आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता का मतलब क्या है? किसकी प्रायिकता चाहिए? कौन सी हो चुकी है? प्रश्न आसान है, हो चुका है। बहुविकल्पीय की चाहिए, यानी बी की चाहिए ना। कैसे? आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की, यानी हमें बी घटना की प्रायिकता चाहिए, बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता चाहिए, जबकि प्रश्न कैसा है? आसान है। यानी हमें यहाँ पी बी अपॉन ए निकालना है, जिसका फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन। तो इसको हम क्या लिख लेंगे फिर? एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ए, और इनका मान रख देंगे। एन ए इंटरसेक्शन बी का 500, एन ए का 800। दो जीरो से दो जीरो काटे, इसका आंसर आ गया 5/8। आ गया समझ में? एक एक चीज बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई है, सब तुम्हारे सामने। और पूरे सवाल में जो भाषा है, उस भाषा के हिसाब से कैसे कौन सी चीज निकाल के हमने मान लिखा है, वो मैंने तुम्हें समझा दिया। ठीक है? हाँ? अब जैसे इसका आंसर 5/9 आ रहा है, तो 5/9 आंसर कब होगा? अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि बहुविकल्पीय प्रश्न के आसान प्रश्न होने की प्रायिकता। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुका है और आसान की प्रायिकता पूछ रहे हैं, यानी किसकी पूछेंगे? ए अपॉन बी। मैं तुम्हें यहां लिख के दिखा देता हूं, ऐसे देखो। एक्स्ट्रा में हम इसको, क्योंकि इसका आंसर अलग आ रहा है और इंग्लिश मीडियम में भाषा अलग लिखी हुई है, तो एक्स्ट्रा में हम ऐसे लिखेंगे। एक बहुविकल्पीय प्रश्न के आसान प्रश्न, आसान प्रश्न होने की प्रायिकता। तो बहुविकल्पीय प्रश्न के आसान प्रश्न होने की प्रायिकता का अर्थ है किसकी प्रायिकता? आसान होने की चाहिए, यानी ए की, और वो बहुविकल्पीय है पहले से, ए अपॉन बी। तो इसका फॉर्मूला पी ए करके पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी से यही आएगा, यही आता है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है यहाँ पे? 500
और एन बी कितना है 900। तो अब आंसर कितना हो गया? तो ये किताब से मिल रहा है आंसर, यानी बुक में क्वेश्चन में अगर इस तरह से लिखा होगा तब आंसर 5/9 आएगा। समझ में आ गई ये चीज? कौन सी घटना हो गई है, किसकी निकालनी है, उस हिसाब से जैसा लिखा हुआ है वो आंसर ये है। और अगर एक ही एक्स्ट्रा में भी मैंने बता दिया, अगर ऐसे लिख के आएगा तो आंसर ये है। ठीक है। प्रश्नावली है 13.1 का क्वेश्चन नंबर 14। यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता बताइए। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा है, दो पासे फेंके जा रहे हैं और उन पर जो संख्याएं आ रही है वो दोनों ही संख्या कैसी है, अलग अलग। इसका मतलब है 1 1 नहीं आएगा, 2 2 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा, 4 4 नहीं आएगा, 5 5 नहीं आएगा और 6 6 नहीं आएगा। ये 6 परिणाम हटा दें तो दो पासों को उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? हाँ, 36 होते हैं ना। तो पहले तो ये लिख लें, दो पासे उछालने पर कुल परिणाम। तो दो पासे उछालने पर कुल परिणाम NS हो जाएंगे 6 × 6। NS की वैल्यू क्या आ गई? 36। ये दो पासे उछालने पर कुल परिणाम हो गए। अब इवन वो घटना है जब दोनों पासों पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है। तो इवन घटना, इवन मान लो या ए और बी मान लो, प्रतिबंधी प्रायिकता का है ना। तो ए घटना क्या हो गई? दोनों पासों पर प्राप्त संख्याएं कैसी हैं? प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है। तो दोनों पासों पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है, इसके परिणाम कितने हो गए बताइए? कितने हुए बोलो? 30। 30 हुए। क्यों? टोटल 36 में से समान संख्या वाले 6 परिणाम हटाओ। समान संख्या वाले 6 परिणाम कौन कौन से? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। ये 6 परिणाम इन 36 में से जाएंगे तो इन परिणामों की संख्या कितनी आ जाएगी? 30। इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ये 30 परिणाम होंगे। अब दूसरी घटना बी। तो बी आगे की घटना होगी जिसकी प्रायिकता पूछ रहे हैं। तो बी क्या है? बी में क्या लिखे हैं? दोनों संख्याओं का योग 4 है। ये घटना बी हो गई। दोनों संख्याओं का योग 4 है। तो दोनों संख्याओं का योग 4 है, इसके परिणाम बनाओ। योग 4 आने के परिणाम 1 3 3 1 2 2। क्यों नहीं आएगा? वो तो घटना अलग है। ये घटना अलग हुई है, ये अलग हुई है। दोनों घटना अलग अलग है। प्रयोग तो ये हुआ है, दो पासे उछाले और उस पर जो संख्याओं का योग है वो 4 भी आ रहा है और संख्याएं भिन्न भिन्न भी है। भिन्न भिन्न वाली घटना पहले हो गई है और फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर भिन्न भिन्न है तो योग 4 आने की प्रायिकता। तो ये जो दूसरी घटना के परिणाम भी है ना, वो हमेशा किससे बनेंगे? प्रतिदर्श समष्टि में से। इन 36 में ये 3 परिणाम शामिल है कि नहीं?
तो इसका मान एन बी का क्या हो गया 3। अब तुम मुझे ये बता सकते हो ए और बी में कॉमन क्या होंगे इन दोनों में? ए इंटरसेक्शन बी में उभयनिष्ठ क्या क्या आएंगे? योग 4 है और संख्याएं अलग अलग भी है। 1 3 और 3 1 2 2 तो नहीं आएगा, क्योंकि 2 2 ये ऊपर वाली घटना में 30 में शामिल नहीं है। तो एन इंटरसेक्शन बी का मान कितना होगा 2। ठीक है, अब पूरी भाषा लिख लेंगे। कैसे भाषा बनाते हैं देखो, सवाल से ही सीखो, मैं तो तुम्हें सवाल से ही दिखा रहा हूं, सामने सवाल लिखा है। तो ऐसे लिखेंगे, यदि यदि प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, यदि प्राप्त संख्याएं, प्राप्त दोनों संख्याएं भिन्न भिन्न है, तो यदि प्राप्त दोनों संख्या भिन्न भिन्न है तो संख्याओं का योग संख्याओं का योग कितना 4 होने की प्रायिकता। तो ये सवाल से तुम ऐसे भाषा बना लोगे कि नहीं? अब ये बताओ इसमें कौन सा वाला सूत्र लगेगा? हुँ? अरे ये घटना तो हो चुकी है ना, अब प्रायिकता किसकी निकालनी है? योग 4 वाली। यानी ये कौन सी घटना हो गई, ए या बी? ए घटित हो गई, प्रायिकता किसकी चाहिए? बी की। तो ए घटित हो चुकी है, बी की प्रायिकता किससे निरूपित करेंगे? बी अपॉन ए, प्रतिबंधी प्रायिकता का सूत्र यही लगेगा। बी अपॉन ए यानी घटना बी की प्रायिकता जबकि घटना ए घटित हो चुकी है। तो फॉर्मूला क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो पी बी अपॉन ए, पी ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख लें? एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस। और पी ए को क्या लिख लें? एन ए अपॉन एन एस। एन एस से एन एस काट दें, तो एन ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है 2, और अपॉन में एन ए का मान कितना है 30। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/50। ठीक है, हो गया 40। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 15 है, एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंका जाता है, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो सिक्के को उछाला जाता है। यानी जो प्रयोग है वो थोड़ा अलग तरीके से हो रहा है। अगर पासे पर 3 का गुणा जा रहा है तो पासे को फेंक रहे हैं, और अगर पासे पर 3 के गुणज के अलावा कोई और संख्या हो तो सिक्के को उछाल रहे हैं। इसको ऐसे समझे कि जब हम पासा फेंकेंगे तो उसमें 3 के गुणज वाली संख्या कौन कौन सी है? 3 और 6। तो 3 या 6 आएगा तो पासा फेंकना है, और इनको छोड़ के बाकी की संख्या कौन कौन सी है? 1 2 4 और 5। तो अगर पासे पर 1 आता है, 2 आता है, 4 आता है या 5 आता है तो सिक्का उछाल रहे हैं, और अगर पासे पर 3 आता है या 6 आता है तो पासा ही फेंक रहे हैं। प्रयोग समझ में आ गया? एक पासा लिया फेंका, अगर 3 आता है पासा फेंक रहे हैं, अगर 6 आता है फिर पासा फेंक रहे हैं, अगर 1 आता है तो सिक्का उठा लेते हैं, सिक्का उछाल रहे हैं। 2 आ रहा है तो सिक्का उछाल रहे हैं, 4 आ रहा है या 5 आ रहा है तो भी सिक्का उछाल रहे हैं। समझ गए प्रयोग? अब क्या है, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 का प्रकट होना
दिया गया है, ये घटना क्या हो जाएगी? ए। तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कितनी अच्छी बात है कि एक घटना ए दी है और दूसरी घटना बी दी है, जिसकी प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। तो पहले ये घटनाएं हम यहाँ पे लिख लें और प्रयोग के बारे में समझ लें जरा। देखो, तो दिए गए प्रयोग के दिए गए प्रयोग के अनुकूल परिणाम क्या होंगे? दिए गए प्रयोग के, जो क्वेश्चन में दिया है ना, उसके अनुकूल परिणाम बना रहे हैं, वो क्या क्या आएंगे वो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। तो दिए गए प्रयोग के अनुकूल परिणाम प्रतिदर्श समष्टि एस से निरूपित होंगे। और इसमें क्या क्या आने वाला है वो बताओ। अरे, 3 आएगा तो पांसा फेंक रहे हैं, 6 आएगा तो पांसा फेंक रहे हैं। तो 3 आने पर पांसा जब दोबारा फेंकोगे तो उस पर क्या क्या आ सकता है? दूसरी बार में 1 से लेके 6 तक, तो 3 के साथ 1 से लेके 6 तक की संख्या हो जाएंगी 3 के साथ। और 6 आता है तो भी पांसा फेंक रहे हैं, तो 6 के साथ भी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पांसा कितनी बार फेंक रहे हैं? 2 बार। कब? जब 3 आ रहा है या 6 आ रहा है। तो ये प्रयोग के परिणाम बनेंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। ऐसे ही 6 के साथ बनेंगे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6। अब इसके अलावा जो संख्याएं, उनके आने पर सिक्का उछाला जाता है। और सिक्का उछालेंगे तो क्या परिणाम आएंगे? हेड या टेल, चित्त या पट। तो सिक्के पर चित्त या पट आएगा, वो भी कब? जब पांसे पे 1 2 4 और 5 आएगा। तो 1 के साथ हेड, 1 के साथ टेल, चितपट 1 के साथ, फिर 2 के साथ वही हेड टेल, अब 4 के साथ हेड और टेल। ठीक है। और 5 के साथ हेड और 5 के साथ टेल। ये इसके पूरे परिणाम मैंने लिख दिए, तुम्हें समझ में आए क्या? 3 के गुणज होने पर पांसा फेंका गया, तो पांसे पर 1 से लेके 6 तक, तो 3 के साथ 1 से 6 तक, फिर 6 के साथ 1 से 6 तक। 1 2 या 4 5 आने पर सिक्के पर चित्त या पट। कुल कितने परिणाम है गिनो? 12 तो ये हो गए, 20 परिणाम ये आ गए। ठीक है। अब आ जाओ घटना ए और बी पे। घटना ए क्या है? ए घटना क्या लिखेंगे? कितना बढ़िया सब घटना लिख के दिया। न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना। न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना। ये घटना है, तो इस घटना के परिणाम बताओ। है, न्यूनतम एक पासे पर 3 आना चाहिए, तो कौन से आ जाएंगे इसमें? 3 1 3 2 3 3। न्यूनतम एक लिखा है ना, तो दोनों पे भी 3 आ सकता है क्या? आ सकता है। 3 3 3 4
3536। तो ये Na के मान कितने हो गए? 6। अब बी घटना पर आ जाओ। बी घटना में क्या लिखा है? सिक्के पर पट प्रकट होना। ये घटना बी है, सिक्के पर पट प्रकट होना। तो सिक्के पर पट प्रकट होने के परिणाम बताओ। ये घटना बी में परिणाम कौन कौन से हो जाएंगे? पट वाले, टी वाले हो जाएंगे ना। 1T, 2T, 4T और 5T। कितने परिणाम है ये? 4। अब इन दोनों में ओवेनिस्ट परिणाम बताओ, ए इंटरसेक्शन बी। कितने अवयव हैं इसमें? एक भी ओवेनिस्ट नहीं है, तो ये रिक्त समुच्चय आ जाएगा। और रिक्त समुच्चय आएगा तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है। तो अब इसमें हम क्या निकालेंगे? प्रायिकता। भाषा कैसे लिखोगे बताओ? कैसे लिखोगे? यदि ये घटना हो गई है ना, और उसकी प्रायिकता तो जो हो गई है उसको यदि के साथ शुरू करो। यदि न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 आए या प्रकट हो, तब सिक्के पर पट प्रकट होने की प्रायिकता। निरूपित किससे करेंगे? फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? ए अपॉन बी लगाएंगे या बी अपॉन ए लगाएंगे बताओ? है? अरे, इसकी तो प्रायिकता पूछ रहे हैं, तो जिसकी प्रायिकता पूछेंगे वो ऊपर रहेगा और जो घटना हो चुकी है वो अपॉन में रहेगा। तो बी की प्रायिकता निकालनी है, घटना ए घटित हो चुकी है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? पी बी अपॉन ए। अब पी बी अपॉन ए का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। और इसको क्या लिख सकते हैं? एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ए। एन एस से एन एस तो कट जाता है ना। ये मान कितना है? 0। और एन ए की वैल्यू कितनी है? 6। तो 0/6 से ये क्या आ गया? 0। 6 3 एक रह गया है इसमें, है ना? सही करे। 6 3 भी आएगा यहाँ पे, तो ये कितने हो जाएंगे? एन ए 7। अब सही। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, 16 को पढ़े तो बिल्कुल आसान सा ही है। देखो, पी ए की वैल्यू 1/2, पी बी 0। तो पी ए अपॉन बी निकालना है। क्या फॉर्मूला होगा इसका? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान तो दिया नहीं है, और पी बी का मान क्या है? 0। अपॉन में 0 आ गया तो ये कैसा हो गया? अपरिभाषित। अपॉन में 0 अपरिभाषित होता है ना। तो इसका मतलब है कि अगर पी बी का मान 0 होगा तो पी ए अपॉन बी कैसा होगा? अपरिभाषित होगा, परिभाषित नहीं होगा। समझ में आ गया? अगला देखो 17। ए और बी दो घटनाएं हैं, कोई भी दो घटना हो सकती है, ए और बी। और ये घटना इस तरह से है कि पी ए अपॉन बी बराबर पी बी अपॉन ए, और दोनों का मान ही 0 के बराबर नहीं है। अब इसका फॉर्मूला लगा लें।
पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और इसका क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी। अच्छा देखो, ये दोनों मान अगर जीरो होते तभी ये जीरो आता, अगर इसका मान जीरो नहीं है तो ये वैल्यू जीरो नहीं होंगी, है ना। ऊपर अंश में जीरो आएगा तभी तो वैल्यू जीरो आएगी, तो ये मान बराबर नहीं है जीरो के, यानी पी ए इंटरसेक्शन भी जीरो नहीं होगा, तो ये पी ए इंटरसेक्शन भी पी ए इंटरसेक्शन भी कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पी ए इक्वल टू पी। है कोई ऐसा, कौन सा वाला, डी वाला इसका, ठीक है। कंप्लीट हो गई है 13.1।